जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि डीआरडीओ इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स हैं, फिर चाहे वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर सबसोनिक मिसाइल हो, इन पर काम कर रही है। लेकिन इसी क्रम में हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि डीआरडीओ की जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसका डेवलपमेंट अगले जो 3 से 4 वर्ष है, इस पर पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अंडर डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट वर्क 3 से 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। और रही बात हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो माना जा रहा है कि 2030 से 31 तक इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसा डीआरडीओ चीफ ने इंडिया टीवी को दिए गए अपने एक वक्तव्य में कहा है। आपको बताते चलें कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे घातक मिसाइल्स में गिनी जाती है, क्योंकि अभी के जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके लिए इनको डिटेक्ट कर पाना और डिस्ट्रॉय कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात रशिया यूक्रेन युद्ध में ऑलरेडी प्रूवन है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और शायद जब तक ये डिटेक्ट होती है, तब तक क्या एक्शन लिया जाए, इसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और बहुत कम एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में इसको फ्यूचर का वेपन माना जा रहा है और डीआरडीओ इसके डेवलपमेंट में लगी हुई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में बीवीआर कॉम्बैट मिसाइल का कितना बड़ा रोल है। और ये जो मिसाइल्स हैं, ये वायुसेना के एयरक्राफ्ट की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर हम दुनिया की बहुचर्चित बीवीआर मिसाइल्स की बात करें, तो उनमें M120 एमरम, मीटियोर और हमारी अस्त्र जो मिसाइल है, इनका नाम लिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक और मिसाइल है जिसने अपना ध्यान केंद्रित करवाया है, और ये मिसाइल एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज अटैक में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होगी, जैसे कि रशिया की R-37M है। ये मिसाइल है यूएस नेवी की, जहां पर यूएस नेवी ने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट में M174B मिसाइल जो है, जो कि एक एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसको इंडक्ट कर लिया है। जी हाँ, दरअसल ये जो मिसाइल है, ये SM-6 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से विकसित की गई है, डेवलप की गई है। और इस समय इसका जो वेरिएंट है, वीवीआर वेरिएंट है, ये अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में देखा जा सकता है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें, तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। वही सबसे खास बात यह है कि कुछ मीडिया सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि धीरे धीरे अमेरिकी नौसेना की जो फ्लीट होगी, उसमें इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा और ये 400 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, अगर हम रशिया की बात करें, तो जो लॉन्ग रेंज किल है वो रशिया की R-37M के नाम पर है, जहां पर इसने 200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर जो रशियन एयरक्राफ्ट, जो यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट है, उसको मार गिराया था। तो ठीक उसी प्रकार की बीवीआर मिसाइल अब यहाँ पर अमेरिका के खेमे में आ चुकी है। तो ये जो बदलता मॉडर्न वॉरफेयर का सिनेरियो है, इसका जीता जागता प्रमाण है। और अगली बड़ी अपडेट रशिया से आ रही है, और ये खबर है Tu-22M3 बॉम्बर को लेकर के। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स का Tu-22 जो बॉम्बर है, ये क्रैश हो गया है साइबेरिया के पास। हालांकि अभी क्रैश के जो कारण है, इनका पता नहीं चला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक मिशन के दौरान था, जहां पर कुछ तकनीकी खामियों के चलते ये क्रैश हुआ है। हालांकि अभी पुख्ता रिपोर्ट इसको लेकर सामने नहीं आई है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि Tu-22 का क्रैश होना कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले भी Tu-22 के साथ कई ऐसी रिपोर्ट आई थी जहां पर इनके क्रैश होने की खबरें सामने आई थी। कई बार इनको हमलों में मार गिराए जाने की बात भी की गई थी, तो कई बार इनकी जो क्रैश लैंडिंग है वो भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर इनिशियल रिपोर्ट की बात माने, तो तकनीकी खामियों को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। और अगर हम रशियन सोर्सेस की बात माने, तो 4 मेंबर का जो क्रू था, वो क्रैश होने से पहले ही एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होने में सक्षम हुआ था, और उसके बाद वो सुरक्षित वहां से निकलने में सक्षम हुए थे। लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, और इसको लेकर जो वीडियोज़ हैं, ये भी कई बार सामने आ चुके हैं। तो ये Tu-22 का लगातार दूसरा या तीसरा लॉस है जो रशियन एयरफोर्स को इस समय हुआ है। और इस बॉम्बर के क्रैश की रिपोर्ट इस समय इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब Tu-22 को भारत के से जोड़कर देखा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि भारत Tu-22M3 या Tu-160 से में कोई एक जो बॉम्बर है, ये भारत खरीद सकता है। लेकिन इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं Tu-22 की फ्लीट को लेकर के, ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना को बड़ी संख्या में जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, ये खरीदने हैं, और इसके लिए जो स्वदेशी कंपनियां हैं, ये बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और इसी बीच टाटा एडवांस सिस्टम को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का ये मानना है कि बहुत जल्दी वो तकरीबन 100 की संख्या में जो व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है,
इनका ऑर्डर भारतीय थल सेना से प्राप्त करेंगे। और इंडस्ट्री सोर्सेज के द्वारा जहां तक बात कही गई है तो उसमें इंडियन आर्मी बहुत जल्दी एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करेगी, जो कि आगे चल के डील का रूप लेगी और डील को फाइनलाइज किया जाएगा। अब अगर हम टाटा वेब की बात करें तो ये 8x8 प्लेटफॉर्म है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में विकसित किया गया है। और ये भारत की जो बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटी है उसका जीता जागता प्रमाण है। इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत ये जो व्हीकल विकसित की गई है इसका इस्तेमाल अलग अलग रूप में किया जा सकता है। और बाकायदा भारतीय थल सेना को इन व्हीकल्स का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि लद्दाख जैसे इलाकों में इनकी टेस्टिंग को पूरा किया जा चुका है। और अब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को इस चीज़ का इंतजार है कि आने वाले समय में जो बड़े नंबर्स में ये जो व्हीकल है इनका ऑर्डर उनको मिलेगा। और आने वाले भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि और भी जो दूसरे एडवांस रिक्वायरमेंट होंगी भारतीय थल सेना की, वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में पूरा करने में सक्षम है। दरअसल आपको बता दें कि जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है इसमें अमेरिकी स्ट्राइकर का नाम जोड़कर के भी देखा जा रहा है, लेकिन स्ट्राइकर को लेकर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम कंफर्म नहीं है कि भारतीय थल सेना उसको सेलेक्ट करेगी या नहीं, क्योंकि बीच में तो कुछ रिपोर्ट यहाँ तक आई थी जहाँ पर कहा गया था कि भारतीय थल सेना उनको इवेलुएट कर रही है और वो टाटा वेब को वहाँ पर रिप्लेस कर सकती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट पुणे एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर सुखोई 30 MKI के हार्ड लैंडिंग की खबरें सामने आई हैं। मामला है बुधवार का, जब बुधवार को पुणे एयरपोर्ट पे सुखोई 30 MKI की एक हार्ड लैंडिंग की गई, जिसके बाद से जो पूरा एयरपोर्ट का रनवे था वो तकरीबन 1 घंटे तक बाधित रहा और आवागमन पूरी तरीके से वहां पर ठप हो गया। दरअसल आपको बता दें, मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि लैंडिंग के दौरान अचानक से सुखोई 30 MKI 8 से 10 फीट तक नीचे आ गया था और उसने हार्ड लैंडिंग को अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद से जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं वो ये चेक करने के लिए रनवे को बंद कर दी कि हार्ड लैंडिंग की वजह से कोई रनवे में डैमेज तो नहीं हुआ। और इसके चलते कई जो पैसेंजर फ्लाइट थी उनको डिले का सामना करना पड़ा और बाकी की जो एयरबॉर्न फ्लाइट थी उनको अल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स में वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस पर बात करते हुए एयर मार्शल रिटायर्ड भूषण गोखले सर ये कहते हैं कि सुखोई 30 MKI एक हैवीवेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और ये तकरीबन 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडिंग अटेम्प्ट कर रहा था, जब इसने तकरीबन 8 से 10 फीट एल्टीट्यूड तुरंत वहां पर ड्रॉप किया और इसकी वजह से एक हार्ड लैंडिंग को इसने अटेम्प्ट किया। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्वाभाविक है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्क नहीं ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है तो इसके भारी परिणाम देखने को मिल सकते थे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि तकरीबन 1 घंटे के बाद जो रनवे है उसको क्लियरेंस मिल गई और जो ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के अपाचे लाइट हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है और ये रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको याद होगा, इस वर्ष की शुरुआत में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की एक हार्ड लैंडिंग हुई थी और इस दौरान जो हेलीकॉप्टर था ये एक शॉर्टी मिशन में था, जहां पर इसने पावर लॉस की समस्या को फेस किया और उसके बाद जो पायलट थे उन्होंने रॉकी टेरेन में इसकी हार्ड लैंडिंग करवाई थी, जिसकी वजह से इसका जो अंडर कैरेज है उसमें एक्सटेंसिव डैमेज जो है वो फेस करना पड़ा। और आपको मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना को हफ्तों लग गए वहाँ से हेलीकॉप्टर को रिकवर करने में। बाद में बोइंग की एक टीम आती है, वो रिकेज को इंस्पेक्ट करती है, जहाँ पर वो ये बताते हैं इवैल्यूएशन में कि जो यहाँ पर डैमेज हुआ है वो एयर फ्रेम कंपोनेंट में हुआ है, जैसे कि लैंडिंग गियर, ट्रांसमिशन, फ्यूजलाज। और बाकायदा इसके लिए उस समय कॉस्ट क्या होगी इसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है और एक बार जैसे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर चीज़ें सामने आ जाएंगी और ये बताया जाएगा कि कितना इसमें एस्टिमेट खर्चा आएगा। और रिपोर्ट्स ये कहती है कि अगर जो रिपेयर कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर को टोटल लॉस डिक्लेयर कर देगी। जी हाँ, टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हम आशा करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पहला वायुसेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।